Hello everyone and welcome on my YouTube channel and this is our वरद विनायक क्लासेस। और जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेट लेकर आया हूँ। यूपी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, केबीएस, DSSB, जेईई मेंस, एनडी और नीट के लिए। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो पीजीटी और जीआईसी के जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और जैसा कि आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो बताइए। तो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या है, ए पोल स्टैंड वर्टिकली इनसाइड ए ट्रायंगुलर पार्क ABC। आपके पास एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC। तो ट्रायंगुलर पार्क कैसा हो सकता है, इस टाइप से होता है। मैं आपको क्वेश्चन भी समझा रहा हूं, आंसर आपको खुद बताना है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क, मतलब कि सारे कॉर्नर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, मतलब पोल के जो टॉप पर एंगल है, पोल आप समझ लीजिए कि ये आपके पास कोई पार्क है तो पोल यहाँ पर कहीं होगा। ऐसे करके सपोज कर लीजिए कि पोल यहाँ पर खड़ा है तो इसका ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर ये कह रहा है कि आप सारे इसके कॉर्नर से, तो कॉर्नर हमारे पास 3 कॉर्नर होंगे ट्रायंगुलर पार्क में, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो इन तीनों कोनों से जब हम इस पर एलिवेशन देखेंगे यानी कि उन्नयन कोण देखेंगे तो सबका इक्वल है, यानी कि जो इस पोल पर इन सबका जो उन्नयन कोण होगा या जो एलिवेशन एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और हिंदी में इसे उन्नयन कोण बोलते हैं, तो ये जो एंगल होगा ये सब जगह इक्वल होगा। तो ये आपसे बताना है। तो फिर ये आपसे कह रहा है कि देन फुट ऑफ द पोल इज एट, तो इसका जो फुट है पोल का वो कहां पर होगा। फुट मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू है पोल के लिए, ये फुट ऑफ द पोल, ये वाली वैल्यू ये कहां पर होगी, ये क्या कहलाया जाएगा, आपको ये बताना। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आपके पास है, अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए हो तो यहां से आप इसका आंसर जस्ट इन अ सेकंड निकाल सकते हैं अगर आप इस फिगर को थोड़ा बना लेंगे तो चलिए आप क्वेश्चन का आंसर बताइए और फिर मैं आपको देता हूं सिर्फ 2 मिनट्स इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। तो वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से आंसर बताइए, आंसर क्या हो। तो आई थिंक मैंने सोचा है कि आपने वीडियो को पॉज करके आंसर को फाइंड आउट कर लिया होगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो इसका आंसर आपके पास जो होगा वो सेंट्रॉइड होगा। अब क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूं। सेंट्रॉइड क्या होता है पहले तो ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कम सेंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सेंटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोसेंट। ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन आपके बस की बात नहीं। तो चलिए पहले सेंट्रॉइड की तरफ चलते हैं। सेंट्रॉइड आपके पास क्या होता है, सेंट्रॉइड का मीनिंग होता है, यानी कि इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, मतलब जो आपके पास मीडियन होगा, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ओके, मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को, मीडियन आपको पता होगा, मीडियन मैं बताऊंगा नहीं, मीडियन आपको पता है। मीडियन फिर भी अगर आप जनरली देखें तो यहां से इस से जो सीधी आपके पास लाइन जाती है, परपेंडिकुलर लाइन जाएगी जो इस लाइन को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सीधी लाइन जाने के बाद इस वाली लाइन को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसपे वो गिरेगी तो उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, दैट इज कॉल्ड अ मीडियन। क्लियर। अब इसके बाद में दूसरी चीज आती है आपके पास सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, देखिए सरकम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द साइड ऑफ दैट particular triangle, means
कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो जानते होंगे कि कोई भी ट्राइंगल है, सपोज करिए ये आपके पास ट्राइंगल है और यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, ऐसी यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ऐसी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सॉरी ये थोड़ा फिगर सही नहीं बना है, ये परपेंडिकुलर सभी एक पॉइंट पर वो करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये परपेंडिकुलर आया, ये भी परपेंडिकुलर आया और यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर ऐसे करके आया। तो थोड़ा सा इसे फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है, फिगर ऐसे नहीं बनेगी, इसके परपेंडिकुलर होंगे तीनों की तीनों वैल्यू आपके पास, ठीक है। तो ये फिगर को आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि फिगर से ही आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल समझ लीजिए, ये ट्राइंगल है और इसका परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर आपका ये हो गया और ऐसे ही इसका परपेंडिकुलर आपके पास ये होगा और ये परपेंडिकुलर एक लाइन पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, तो इसको हम बोल देंगे सरकमसेंटर। ओके, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास सरकमसेंटर होगा। ओके, सरकमसेंटर, और सरकमसेंटर के लिए आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, जो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सरकमसेंटर होता है। अब इन सेंटर के लिए देखिए, इन सेंटर आपके पास क्या होता है, सपोज करिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के हेल्प से, इस ट्राइंगल की हेल्प से आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, जो इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए ये जो सर्किल है, सर्किल के इस पॉइंट पर ये इसके लिए टेंजेंट है, सर्किल के इस पॉइंट पर ये इसके लिए टेंजेंट है और सर्किल के इस पॉइंट पर ये इसके लिए टेंजेंट है। सर्किल का ये पॉइंट टेंजेंट बना देगा, ये भी, मतलब तीनों वैल्यू इसके लिए टेंजेंट है। तो जब हम टेंजेंट से लाइन खींचते हैं, टेंजेंट से एक लाइन खींचते हैं, ये टेंजेंट वाली लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाएगी, तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे इन सेंटर। यानी कि आपके पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की हर लाइन एक सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, तो टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से आपके पास एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी और वे तीनों लाइन जिस पॉइंट पर काटती हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। अब इसके बाद आता है आपके पास ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर है CNTR, ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, देखिए ऑर्थो सेंटर होता है जितने भी आपके पास एल्टीट्यूड होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, अगर उसके एल्टीट्यूड, किसी भी ट्राइंगल में अगर उसके एल्टीट्यूड तीनों एक जगह मीट करेंगे, एल्टीट्यूड तीनों एक जगह मीट करेंगे, तो वो उसके लिए क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। यानी कि यहाँ पर एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है ऑर्थो सेंटर के अंदर, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है। सरकम सेंटर में जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का इंटरसेक्शन होता है और सेंट्रॉइड में आपके पास जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है मीडियन का, और जो इन सेंटर होता है उसके अंदर जो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे जो लाइन ड्रॉ होगी उसका इंटरसेक्शन होता है। तो इस टाइप से आप अपनी चीज को लर्न रख सकते हैं और क्वेश्चन को भी यही बोल रहा है कि आपको बताना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टॉप ऑफ द पोल का जो टॉप ऑफ का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो सारे कॉर्नर से वो सेम है। तो जब सारे कॉर्नर से सेम है तो ऑटोमेटिकली मीडियन में ही तो उसके कॉर्नर का जो एंगल होता है वो सेम होता है, दैट्स व्हाई दिस इज अ सेंट्रॉइड। ओके, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। और आज जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन को आप देख करके एक बार सोचने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन होंगे तो होंगे कैसे। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड आपके पास ये, इफ m sin थीटा, यहां पर आपके पास दे रखा है इफ m sin थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस 2 अल्फा, ये आपके पास है, एंड देन यू हैव टू फाइंड tan प्लस को tan थीटा प्लस अल्फा, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। और ये भी आपके पास
बिट सेट 2018 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप करेंगे तो आपको जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगानी होगी, ऐसा तो ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और बताइए जल्दी से, इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास क्या होंगे। पहला ऑप्शन है m प्लस एन अपॉन m माइनस एन टेन अल्फा, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन टेन थीटा, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन कॉट अल्फा एंड m प्लस एन अपॉन m माइनस एन कॉट थीटा। तो जल्दी से क्वेश्चन को करके बताइए, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से आंसर बताइए। तो आई थिंक आपने वीडियो को पॉज भी कर लिया होगा और आपके पास इसका आंसर भी होगा। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन को देखिए, आंसर के लिए सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक चीज बहुत यहां पर कॉमन आपने इनके ऑप्शन में देखी है। वो ऑप्शन में क्या है, देखिए m प्लस एन यहाँ पर भी है, m प्लस एन यहाँ पर भी है, m प्लस एन ये यहाँ पर भी है और m प्लस एन यहाँ पर भी है। तो यानी कि कॉमन वैल्यू तो सब जगह ये है। तो यानी कि ये तो इस क्वेश्चन का आंसर होना ही है, मतलब ये तो आएगा ही। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इनके MCQ से ही पता करने होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल मेथड करेंगे तो ये बहुत बड़े होंगे, बट अगर इनकी हेल्प से करेंगे जो इसमें इन्होंने MCQ दे रखे हैं, अगर उसी के हेल्प से करेंगे तो बहुत जल्दी और इजीली निकल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो ये m प्लस एन, तो क्या मैं इसे इस फॉर्म में बना सकता हूँ m अपॉन n। इसको हम n को इसके अपॉन में लेके जा रहे हैं और इसको नीचे ले जाएंगे इसके अपॉन में। तो ये क्या मैं इस टाइप से नहीं राइट कर सकता हूँ, थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा। क्या इस टाइप से राइट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। अब इसने कहा है m प्लस एन और m माइनस एन, तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी होती है जो अलजेब्रा में प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन बोलते हैं। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इसी वैल्यू को हम ऊपर प्लस और नीचे माइनस में राइट कर सकते हैं। तो देखिए वही हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यानी कि m प्लस एन अपॉन m माइनस n, यानी कि इस वैल्यू को इसके साथ एक बार प्लस में और इस वैल्यू को इसके साथ एक बार माइनस में हम लगा सकते हैं। ऐसा हमारे पास एक रूल है। तो देखिए ये यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो ये वैल्यू ऊपर जाकर के क्या होगी, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा, और सेम वैल्यू यहाँ पर भी हम राइट कर देंगे, साइन ये सॉरी प्लस होगी क्योंकि ऊपर प्लस है, और थीटा प्लस 2 अल्फा और माइनस साइन थीटा। तो ये इस टाइप से हम राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी और बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर हमें ये प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, इसके बिना अगर ये प्रॉपर्टी आपको लर्न नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे तो ऊपर की वैल्यू आपके पास है ही, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, यानी कि थीटा यानी कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2। डायरेक्ट राइट कर रहा हूं, आपको पता है सी प्लस डी की प्रॉपर्टी, इनटू कॉस दूसरी वैल्यू क्या होगी सी माइनस डी, तो यानी कि थीटा में से थीटा सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 2, और सेम प्रॉपर्टी नीचे होगी, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस, ये फर्स्ट टर्म कॉस का हो जाता है माइनस वाले में और सेकंड टर्म हमारा साइन का हो जाता है, तो ये भी 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 हो जाएगी, और ऐसे यहाँ पर हम राइट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 2। तो देखिए अब आप इजीली यहाँ पर इसको इससे क्रॉस कर सकते हैं, और सेम प्रोसेस में आपके पास आगे भी है, ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से भी आप 2 कॉमन लेकर के क्रॉस कर सकते हैं और 2 से 2 आप यहाँ पर भी क्रॉस कर पाएंगे। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ तक का ये क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। अब इसके आगे वाला स्टेप चेक करिए, इसके आगे स्टेप आपके पास यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा करके राइट, देखिए यहाँ पर अब m प्लस n अपॉन m माइनस n हो गया,
और ये वाली वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से 2 कॉमन लेकर के आपके पास थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। यहाँ से भी 2 कॉमन लेकर के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या मैं इस फॉर्म में राइट नहीं कर सकता हूँ इसे, थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, और सेम पोजीशन यहाँ पर कॉस ये अल्फा अपॉन ये साइन अल्फा, और इनटू में अब आप एक चीज देख रहे होंगे, ये वाली वैल्यू साइन अपॉन कॉस टेन हो गई, ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो गई, और ये कॉट हमारा उठ के इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, और ये वाली वैल्यू कॉट हो जाएगी, कॉट इधर आएगी, तो ये हो जाएगी कॉट एल्फा इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 थीटा प्लस अल्फा। और आपको क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया था, जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यही वैल्यू को निकालने के लिए बोला गया था, और ये वैल्यू हमारे पास दिया है। तो यानी कि ये वाला आंसर होना चाहिए, ये हमारे पास इसका आंसर होगा, और ये आंसर आप अगर मैच कराएंगे तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो देखिए क्वेश्चन तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको कुछ ट्रिक्स जरूर याद रखनी होगी। जैसे ये यहाँ पर, इसको यहाँ पर हमने क्या किया था कि इस वैल्यू को ही एक बार प्लस में कर दिया था और एक बार माइनस कर दिया था, उस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये वैल्यू निकाल ली है, और हमारा आंसर जस्ट इन सेकंड आ गया। अगर हम इसे अपने ट्रेडिशनल मेथड से करते तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे हैवी क्वेश्चन हो सकता था। तो चलिए अब आप इस क्वेश्चन से सीख गए होंगे, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करिए। क्वेश्चन क्या है, द सर्किल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो सर्किल की इक्वेशंस आपके पास हैं, और आपको बताना है कि क्या ये एक्सटर्नली टच करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, या टच करेंगे पर इंटरनली करेंगे, और तीसरा सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो डी आपके पास है कि इंटरसेक्ट करेंगे बट 2 पॉइंट्स पे करेंगे। तो क्वेश्चन को देखिए और बताइए जल्दी से इसका आंसर आपके पास क्या होगा। क्वेश्चन को देखने के बाद ही लगने वाला आंसर है वैसे, बट चूंकि इसके लिए भी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, आपका आंसर ठीक है या गलत है। क्वेश्चन जरूर करके देखिए। तो वीडियो को आपने पॉज कर लिया होगा, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, और चेक करिए अपने आंसर को कि क्या आपका आंसर यही है। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाले अपने सर्किल को लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको लेता हूं तो इसके बाद मैं इसके दूसरे सर्किल की इक्वेशन को भी राइट कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, क्योंकि राइट करते में टाइम आप भी समझते हैं कि टाइम लगता है, और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए और ज्यादा टाइम लगेगा, बट ये क्वेश्चन देखते ही लगने वाला क्वेश्चन है अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी लर्न है तो। देखिए इस इक्वेशन से आप क्या सेंटर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंटर बता सकते हैं, इसका सेंटर क्या होगा बताइए। हाँ, सेंटर आप बता सकते हैं। तो देखिए सेंटर इसका क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसका सेंटर अगर आप जानते हैं तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, और उस वजह से इसका जो सेंटर हो जाएगा वो माइनस +2 कॉमा 3 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी रेडियस निकालूंगा तो इसकी रेडियस जो हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी क्या, √g² प्लस एफ स्क्वायर, और फिर लास्ट में आपके पास एक चीज और होती है और वो वैल्यू है -kc। ये फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं,
अगर ये आपके पास फॉर्मूले याद रहे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से भी आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 4, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 13, 13 में से 12 है तो आपके पास सॉरी ये इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4 + 9 और c की वैल्यू आपके पास -12 है तो ये जोड़ देंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर आपके पास 25 आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो रेडियस होगी वो 5 हो जाएगी। तो इसकी रेडियस आपके पास आ गई, इसे हम C1 मान लेते हैं और इसे हम R1 मान लेते हैं। ये मैं अभी आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल थिंग बता रहा हूँ। तो इसे C1 मान लेते हैं, सेंटर 1 और इसे रेडियस 1। अब देखिए इसी टाइप से आप यहाँ पर भी निकालेंगे तो इसका C2 मान लेते हैं, तो सेंटर आपके पास क्या हो जाएगा। तो देखिए ये चीजें मुझे आपको बतानी पड़ रही है इसलिए मुझे लिखने में टाइम लग रहा है। तो -g, माइनस है, अगर आप देखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -2, -3, सेंटर का ये आएगा। और इसके बाद अगर मैं रेडियस निकालूं यानी कि R2, तो रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी बताइए। रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 13 में से आपके पास 4 गए तो आपके पास 9 हुए और 9 का एलसीएम आपके पास होता है और रूट आपके पास होता है 3। तो मेरे पास देखिए रेडियस भी आ गई है, दोनों की रेडियस है मेरे पास, एक ये रही, एक सेंटर ये रहा, रेडियस ये रही, सेंटर ये रहा। अब मैं इससे कैसे चेक कर पाऊंगा कि मेरे को ये इंटरनली टच करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर टच इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट पर करेंगे या इंटरनली करेंगे, तो ये मैं कैसे चेक कर पाऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक का आप यूज करिए और आप अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। ट्रिक क्या है आपके पास वो देखिए। सबसे पहला फॉर्म है, देखिए ये जरूर देखते रहिएगा, वीडियो पॉज मत करिएगा, अगर वीडियो पॉज कर ली तो आपको ट्रिक नहीं पता चलेगी बिल्कुल। तो देखिए क्या है आपके पास C1 C1 × C2। अगर मैं इन दोनों का वैल्यू का डिफरेंस देखता हूं तो इनका जो डिफरेंस होगा, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन R1 + R2 से हुई, मतलब इन दोनों रेडियस को अगर जोड़ लो और इन दोनों का डिफरेंस देख लो, अगर ये डिफरेंस इनके रेडियस से बहुत ज्यादा हुआ तो ये कभी भी टच नहीं करेंगे, यानी कि डोंट टच, डू नॉट इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि टच ही नहीं करेंगे। अगर इसका और इसका यानी कि इन दोनों का सेंटर का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हुआ रेडियस से, तो वो दोनों कभी भी टच ही नहीं करेंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज पे चलते हैं, अगर टच नहीं करेंगे तो मुझे ये बताइए कि कितनी टेंजेंट हो सकती है। यहीं से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसी से मैं आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये 2 सर्किल हैं, अब इन पे बताइए कितनी टेंजेंट पॉसिबल है। तो देखिए अगर वो टच नहीं करेंगे तो आपके पास 4 टेंजेंट हो सकती है। ओके, अगर ये टच नहीं करेंगे तो आपके पास 4 टेंजेंट हो सकती है। और 4 टेंजेंट को आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखिए मैं यहाँ पर चूंकि ज्यादा है वो नहीं है तो मैं इसे शॉर्ट थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। देखिए एक टेंजेंट तो ये जाएगी ऐसे करके, और एक टेंजेंट आपके पास ये करके जाएगी, और एक टेंजेंट ऊपर से होती भी जाएगी, और एक टेंजेंट ये नीचे से होती भी जाएगी। तो इस टाइप से आपके पास 4 टेंजेंट हो सकती है अगर कभी भी सर्किल इंटरसेक्ट नहीं करता तब। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन आपके पास आती है। देखिए टाइम तो लगेगा, ये सिर्फ समझाने में है, अगर आप वहां पे करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे अगर आपको ये प्रॉपर्टी लर्न होगी तो। अब इसके बाद जो दूसरी वैल्यू, अगर इन दोनों का डिफरेंस C1 C2 यानी कि इन दोनों सेंटर का डिफरेंस R1 + R2 के इक्वल आ रहा है, यानी कि इनका डिफरेंस इनके रेडियस के सम के इक्वल है, तो तब ये टच जरूर करेंगे। और ये टच करेंगे कहां पर बताइए जल्दी, आपको पता चली क्या होगा। नहीं, टच करेंगे एक्सटर्नली। कहां पे टच करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे। अब जब एक्सटर्नली टच करेंगे तो इसमें कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, जरा सोच के बताइए जल्दी से, कितनी टेंजेंट पॉसिबल है। एक्सटर्नली टच का मतलब है कि ये सर्किल आ गया है और इसके बाद दूसरा सर्किल यहीं से ड्रॉ हुआ है, तो ये बस ऐसे टच करेंगे, तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल है। देखिए एक टेंजेंट तो ये जाएगी,
और एक टेंजेंट इसके ऊपर ये होती भी चली जाएगी और दूसरी टेंजेंट यहाँ से होती भी चली जाएगी। तो यानी कि कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? तो 3 टेंजेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपके पास 3 टेंजेंट पॉसिबल है। ये आप किसी जगह एक अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी पूछा जा सकता है कि सर्किल आपके पास दे दिया, कह दिया कितनी टेंजेंट होंगी, पॉसिबल कितनी हो सकती है, तो ये आप इस टाइप से बता सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड आपके पास पॉइंट है, थर्ड पॉइंट और देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि C1 और C2, क्योंकि ये बड़ा हो गया, इक्वल हो गया, छोटा भी तो होना चाहिए, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, अगर C1 C2 R1 R2 से छोटा है, तब ये क्या काम करेगा? ये टच करेगा एक्सटर्नली, क्योंकि सोच के देखिए, एक्सटर्नली तो हो चुका है, एक्सटर्नली तो हो चुका है, ये इंटरनली टच करेगा। तो इंटरनली टच करेगा इन द सेंस कि इंटरनली टच का मतलब क्या है कि सर्किल ऐसे करके होगा, ठीक है, एक सर्किल और उसके अंदर ही दूसरा सर्किल और एक पॉइंट से टच होता हुआ। तो इस पर टेंजेंट कितनी पॉसिबल है? तो इस पर टेंजेंट सिर्फ दोनों से जो होते जाएगी, सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। तो इस कंडीशन पर आपके पास सर्किल क्या होगा? टच करेगा पर इंटरनली टच करेगा, ओके, इंटरनली टच करेगा और टेंजेंट कितनी बनाएगा? ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ, जो दोनों सर्किल से होकर के जाएगी, केवल एक ही टेंजेंट जाएगी, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं हो सकती। तो देखिए, पहला वाला टच इंटरसेक्ट करेगा तो ये होगा, दूसरा वाला करेगा यानी कि जो एक्सटर्नली होगा तो ये कंडीशन होगी, तो इसमें 3 टेंजेंट पॉसिबल है, और ये होगा तो इसमें एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। अब इसके बाद जो लास्ट और फोर्थ पॉइंट है वो, और अगर आप देख लीजिए, फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर आपके पास, सॉरी, यहां पर एक चीज की कमी हो गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो एक्सटर्नली होगा उसमें आपके पास जो होगा वो होगा R1 माइनस R2। यहाँ पर जो एक्सटर्नली में हो, जो इंटरनल में होगा, इंटरनल में जो होगा वो R1 माइनस R2 होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इक्वल ही रहेगी और इसका मॉड्यूल होगा। तो ये आप पॉइंट समझ गए होंगे कि अगर इन दोनों का डिफरेंस R1 माइनस R2 और उसका अगर मॉड्यूल कर दिया जाए, तो अगर उसकी वैल्यू के इक्वल हो तो वो इंटरनली टच करेगी इस टाइप से, और उस पर केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगी। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में आप इस वाले को और एक इस वाले को, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो भी पॉसिबल हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा कि R1 माइनस R2 यानी कि इसका मॉड्यूल R1 माइनस R2 मॉड्यूल लेस देन इक्वल टू आपके पास होगा, लेस देन ही होगा, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि R1 माइनस R2 ग्रेटर देन C1 C2 ग्रेटर देन R2 माइनस R3। तो यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं कोई 2 सर्किल लेता हूं, जैसे ये 2 सर्किल है, सपोज कर लीजिए ये 2 सर्किल है, तो इसमें जो ये सेंटर समझ लो, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, तो इसका जो ये दोनों का वैल्यू C1 C2 यानी कि ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अगर इन दोनों की रेडियस के माइनस से बड़ा है, इन दोनों की रेडियस के माइनस से बड़ा है और प्लस से छोटा है, तो इसका मीनिंग है कि ये जो सर्किल होंगे, ये वाले जो सर्किल होंगे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस टाइप से, इस टाइप से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इस चीज को बोलते हैं कि इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। तो इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू होगी इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसमें भी आप टेंजेंट खुद बताइए कि टेंजेंट कितनी पॉसिबल है जो दोनों सर्किल से होकर के जा सकती हैं। तो देखिए, एक टेंजेंट तो ये जाएगी और एक टेंजेंट इसके नीचे चली जाएगी, तो यानी कि सिर्फ 2 टेंजेंट ही हम पॉसिबल कर सकते हैं, 2 ही टेंजेंट हमारी पॉसिबल हो सकती हैं इसके अंदर, ओके। तो इस टाइप से आप ये 4 कंडीशन निकाल करके अपनी वैल्यू को लगा सकते हैं, और इसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल जो हमारे पास
कंडीशन है वो देखिए। तो इसकी जो फिफ्थ कंडीशन है वो और देख लीजिए, फिर आपके पास ये क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन देखेंगे क्या है इसका आंसर, और देन आफ्टर यू गॉट योर आंसर। ये ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स आप वहां पर अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे छोटा हो जाएगा अगर आपने ये ट्रिक अप्लाई करी है तो। अब इसके बाद जो आपके पास फिफ्थ हमारे पास जो ट्रिक है वो देखिए, फिफ्थ इसकी लास्ट ट्रिक है। तो फिफ्थ आपके पास क्या है कि अगर मैं बोल दूं कि C1 C2 जो है लेस देन हो जाए किससे, R1 प्लस R1 माइनस R2 से। ओके, अगर ये लेस देन हो जाए R1 माइनस R2 मॉड्यूल से, तो ये चीज को ध्यान रखिए कि मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूं कि C1 C2 अगर R1 माइनस R2 से कम है तो इसका मतलब जो सर्किल है वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। ध्यान देना कि C1 C2 का अगर डिफरेंस R1 माइनस R2 से भी कम है तो इसका मतलब जो सर्किल होगा वो अंदर बनेगा, दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो यानी कि जो वन सर्किल होगा, वन सर्किल lies in another, ठीक है, अदर सर्किल के लाइज करेगा। अब इसमें टेंजेंट बताइए, तो टेंजेंट तो दोनों से पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो दोनों से पॉसिबल नहीं होगी, तो जीरो टेंजेंट हमारे यहाँ पर ड्रॉप होगी। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको अब दो क्वेश्चन बता चुका हूं कि आप टेंजेंट भी कैसे निकाल सकते हैं और ये भी कैसे पता कर सकते हैं कि वो सर्किल जो है एक दूसरे को टच करेंगे नहीं करेंगे, कैसे है क्या नहीं। अब देखिए, अगर मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता हूं, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। तो अगर मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता हूं तो मैं एक ही बारे में निकाल लूंगा इसका आंसर आपके पास क्या है। देखिए, यहां से आप C1 C2 निकालेंगे, ये C1 ये C2 दोनों का डिफरेंस C1 C2, तो डिफरेंस निकालेंगे। ये भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है वरना जल्दी हो जाएगा। देखिए, 2 + 2 होल स्क्वायर और प्लस 3 होल स्क्वायर, तो दैट्स मीन ये आपके पास हो गया 4 + 9, यानी कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 2 + 2 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, एंड 3 + 3 6 + 6 स्क्वायर 36। तो इसको करेंगे तो आपके पास ये 52 हो जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों की वैल्यू को एक बार प्लस करके देख लीजिए और एक बार माइनस, क्योंकि दो ही कंडीशन है। तो प्लस करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 + 3 यानी कि 8, और एक वैल्यू हो जाएगी 5 - 3 यानी कि 2। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। इससे छोटा है? नहीं। हाँ, इससे छोटा है। ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद में जो दूसरी कंडीशन देखते हैं वो ये देखते हैं कि क्या ये वाली माइनस वाली वैल्यू 2 है? हाँ, 2 माइनस की है। देन आफ्टर ये वैल्यू, हाँ ये है, फिर ये है, तो ये इस टाइप से बन गया 2 इज ग्रेटर देन √52 एंड ग्रेटर देन 8। तो आप जानते हैं ना कि 2 से बड़ा 52 जरूर होगा और 8 से छोटा होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 से छोटी है 52। तो यानी कि ये इन दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट है, और इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही होगा। और डी में भी अगर मैं आपसे पूछूं कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, तो 2 टेंजेंट आपके पास यहाँ पर पॉसिबल है। तो इस टाइप से आप इसके क्वेश्चन को बता सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में टाइम जरूर लगा है, मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बता दी जिस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते ही लगने वाला क्वेश्चन था। देखिए, इतनी चीज मैंने सिर्फ आपको लिखते टाइम बताई है, तो आपको टाइम लगा है, अदरवाइज आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और रह गई थी जो मैं यहाँ पे बताना रह गया हूँ कि इससे G, F और C की वैल्यू मैंने कैसे निकाली है। देखिए, क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये होती है x² + y² + 2gx + 2fy और प्लस c = 0। ये फॉर्म स्टैंडर्ड होती है। इससे आप g की वैल्यू और f की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल लीजिए और इस फॉर्मूले में राइट करिए, इस दोनों फॉर्मूले में, तो आपके पास सेंटर भी आ जाएगा और रेडियस भी आ जाएगा। तो देखिए, मैंने पूरा बेसिक से कंसेप्ट बता दिया है। आप अब इजिली इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन क्या है एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ। द ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री, ट्री के ऊपर कोई ऑब्जर्वर है। फाइंड द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है ऑफ अ कार, कार का, मूविंग टूवर्ड द ट्री टू बी 30, मतलब ऊपर से कार ट्री के ऊपर बैठा हुआ है और ट्री के ऊपर से वो कार को देख रहा है और जो कार उसकी ट्री की तरफ को आ रही है। तो उस टाइम जब उसने देखा तो 30 का था। 3 मिनट के बाद वो देखता है कि वही एंगल 60 का रह जाता है। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद कार जो है उस ट्री के पास तक आ जाएगी। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि 4 मिनट है, 4.5 मिनट है, 1.5 है और डी आपके पास 2 मिनट है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या है। तो मैं समझता हूं कि आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और अपना आंसर भी फाइंड आउट कर लिया होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं आपको करा रहा हूं, आप इतना तो जान गए होंगे कि हर एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और समझने लायक है। और किसी भी चीज को आप ऐसा बोल नहीं सकते कि क्वेश्चन में कि कोई भी क्वेश्चन आप एकदम से बिना किसी कंसेप्ट को जाने लगा देंगे। तो देखिए यही क्वेश्चन अगर आपको ध्यान दे तो ये क्वेश्चन की फिगर आपके पास पहले इस टाइप से बनी। देखिए ये ट्री समझ लीजिए, ये ट्री है आपके पास और ये कार है आपके पास। तो इस ट्री से कार को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास ऊपर से बनता है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल आपके पास जो है वो 30, ठीक है। तो यहाँ से आदमी इस कार को देख रहा है तो एंगल डिप्रेशन जो ऊपर बनता है तो ये 30 है। तो जिस वजह से ये वाला एंगल भी आपके पास 30 हो गया। तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए। मैं इसका ट्रेडिशनल मेथड नहीं बताऊंगा, मैं इसकी ट्रिक ही बताऊंगा आपको। ट्रेडिशनल मेथड तो मैं आपको इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब इस फिगर को, ऐसी फिगर आपके पास आएगी तो आप उस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉर्ट आउट कर लेंगे एकदम से। तो देखिए मैं अभी सिर्फ आपको फिगर बता रहा हूँ। तो जब ये इस फॉर्म में होगा तो 30 यहाँ आएगा। अब जैसे ही कार इधर की साइड चली है, कार यहाँ पर चली है इधर की साइड में, तो कुछ टाइम लगा उसे, तो 3 मिनट लगा है। तो 3 मिनट के बाद में कार जो है यहाँ पोजीशन पर हो जाती है, पहुंच जाती है। अब यहाँ से फिर इसने देखा तो इसका एंगल अब जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये 60 हो गया। क्लियर। अब जब ये 60 हो गया है तो इसके इक्वल एंगल ये भी होगा। तो ये भी आपके पास 60 समझ लीजिए, तो ये 60 हो गया है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन आपके पास होगा। तो यहाँ पर अगर आप ये है तो इससे आप ट्रेडिशनल मेथड से निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर h रखना होगा, ये आपके पास हाइट है ट्री की हाइट समझ लीजिए। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो ये निकालनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर आप x मानते हैं तो ये कितने मिनट में आएगी। इसको समझ लीजिए 3 मिनट में अगर मेरे पास आ रही है तो इस मिनट की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इजीली कर पाएंगे कि पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, वही वैल्यू आपके पास स्वैप करा करके दूसरे ट्राइंगल से निकाल लीजिए और फिर आपके पास जब x की वैल्यू आ जाएगी तो डिस्टेंस टाइम स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, इस मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। ये मेथड भी आपके पास सही है पर टाइम लगाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए इसके शॉर्ट ट्रिक की तरफ से अगर मैं क्वेश्चन को करूं तो ये क्वेश्चन विद इन ए सेकंड, चुटकियों में हो सकता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टाइम। अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है अगर आपने ध्यान दिया हो वो यहीं से निकला है। तो वो है आपके पास h cot अल्फा अपॉन, अब ये cot अल्फा कौन सा अल्फा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला अल्फा ये अल्फा है और इसे मैं बीटा बोलूंगा। तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा और h ये है हाइट, अपॉन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा h cot क्या, यहाँ पर h cot बीटा माइनस अल्फा, h cot अल्फा। ये तो आपके पास ये आ गई। अब जो आपके पास टाइम है उस टाइम को भी लेके जाना है, तो टाइम को आपको यहाँ लगाना है। तो ये जो टाइम पीछे वाला टाइम को कह रहा हूँ, आगे वाला टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला। उल्टा होगा तो नहीं, उल्टा तो ये नहीं लगेगा, यानी कि अगर ये दिया हो ये पूछ रहा हो तो नहीं लगेगा। अगर ये दिया हो ये पूछ रहा हो
तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर t इंटू कर लीजिएगा और आपका आंसर आपके पास होगा। तो देखिए आप जैसे ही यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर राइट करेंगे तो देखिए कितनी जल्दी आप इसका आंसर को राइट कर सकते हैं। t की वैल्यू आपके पास 3 है तो 3 राइट कर दीजिए। h यहाँ पर भी है, दोनों में नीचे है, कॉमन लेकर काट दीजिए। तो cot अल्फा की वैल्यू 60 है तो cot 60 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होती है। ओके, ये वैल्यू आप जानते हैं क्योंकि tan 30 की वैल्यू की इक्वल होगी वो cot 60 की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर cot बीटा आपके पास वो है 30 तो cot 30 यहाँ पर आ जाएगा और cot 30 की वैल्यू आप जानते हैं वो है √3 और -1/√3। अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/√3। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1/√3 और जैसे ही आप इसको इससे कट करेंगे यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी तो 3/2 तो यानी कि वैल्यू 1.5 मिनट आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जल्दी से आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म के थ्रू भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। तो ट्रेडिशनल मेथड से करना है, ट्रेडिशनल मेथड से करिए, वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए हर एक स्टेप, और इसमें आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपके पास उसका आंसर भी आ जाएगा। तो इस फॉर्म से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी। तो चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये। क्वेश्चन क्या है एक बार जरूर पढ़िए, करके देखिए। क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्वेश्चन होगा तो होगा कैसे। देखिए एक ट्रायंगुलर पार्क है, जिस ट्रायंगुलर पार्क का नाम भी यहाँ पे दे रखा है PQR, और जिसमें PQ = QR है और उसकी वैल्यू आपके पास 200 मीटर। अब ये आपसे बोल रहा है कि एक टीवी टावर स्टैंड एट द मिड पॉइंट ऑफ QR पर। QR एक ट्राइंगल है, जैसे आप अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं इसमें तो यहाँ पर ये सोच लीजिए ये वाला ट्राइंगल है आपके पास PQR, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, और यहाँ पर QR पर मिड पॉइंट में, तो QR मिड पॉइंट ये समझ लो। तो इस पर एक टावर बनाया गया है। तो टावर बनाया गया है, अब वो टावर कैसा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर एट PQR, यहाँ से और यहाँ से, तीनों से अगर उस टावर को देखा जाए, उसका एलिवेशन एंगल देखा जाए तो वो 45 होता है, एक PQ से, P से 45, Q से 30 और R से फिर 30 होता है। तो आपको बतानी है कि उस टावर की हाइट मीटर में कितनी होगी। तो क्वेश्चन आप सोच के फिगर बनाइए, फिगर बना के आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन एकदम मतलब आप समझेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, जिसे आप देख करके मतलब आप सोचेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के पास अब आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन को आपने समझ भी लिया है और क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल भी लिया है। तो चलिए अब आप उसको मैच और करा लीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर मैच कराने के बाद यहाँ से देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने ये फिगर तो आपको बनाई दी है, तो ये फिगर तो आपको बनानी ही है। अब इसके बाद में मैं इस पर एक मिड पॉइंट पर टावर खड़ा करता हूँ, टावर देखता हूँ टावर कैसे होगा। तो सपोज करो वो टावर मैंने यहाँ पर इस टाइप से खड़ा कर दिया। ओके, तो टावर ये ऐसे खड़ा है। अब जब टावर होगा तो ऑटोमेटिकली टावर की जो वैल्यू होगी वो तो 90 होगी ना, यहाँ से भी, और मतलब पेयरिंग 90 की हिसाब से ही बनेगा। अब अगर P से देखेंगे तो P से जो एंगल बनेगा तो वो सब Q से बनेगा। देखिए पहले Q से बना लेते हैं, फिर R से भी बनेगा, और ऐसे ही हमारे पास ये P से भी एंगल इस पे बनेगा, P से भी एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं Q से एंगल देखता हूं तो Q से एंगल आपके पास जो बनेगा वो हमारा 30 होगा, यानी कि ये वाला एंगल हमारा 30 समझ लीजिए। R से जो बनेगा वो भी हमारा 30 ही है। और अगर हम इसको P से बनाते हैं तो P से वो एंगल हमारे पास जो बनेगा, अगर हम P से बनाएंगे तो एंगल जो बनेगा वो इधर को बनेगा, तो P से एंगल जो बनेगा वो हमारा 45 बनेगा।
तो इस टाइप से आपके पास ये फिगर है। तो इस फिगर को हमने इस टाइप से जनरेट कर लिया। अब इस फिगर को देखने के बाद थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रेक्टेंगुलर शेप में बन चुका, क्वाड्रेटिक फॉर्म शेप में बन चुका है, पर एक्चुअल में क्वाड्रेटिक नहीं, ये ऐसे बना हुआ है। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए ये आपकी प्लेन है और इस प्लेन पर मैंने ये आपका जो पोल है वो स्टैंड कर दिया है, टीवी टावर स्टैंड कर दिया है। तो यहाँ से अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये एंगल एक यहाँ से यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ से यहाँ पर है। और अगर मैं ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप बना दूं तो ऐसे करके, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ पर है, ये इस टाइप से बना हुआ है। ये रेक्टेंगुलर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं, यानी कि चतुर्भुज फॉर्म में नहीं। ठीक है, तो अब जरा हम एक फॉर्म और देखते हैं कि हमारे पास एक और वो होती है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होती है कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पे ड्रॉ करूं तो ये 90 का होगा। ओके, ये वाली वैल्यू अगर ड्रॉ करूं तो ये वाली वैल्यू हमारी 90 की होगी, ये आपको पता है। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। इस पॉइंट को, मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास n है, ये वाली वैल्यू हमारे पास n है। तो क्या मैं इस वाले ट्राइंगल से कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? इस वाले ट्राइंगल से एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये वाली nr निकाल सकता हूँ ना। तो इस वाले ट्राइंगल से nr हम निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल nr, इसे मैंने पोल का नाम तो इसमें दिया नहीं है, तो पोल का नाम हम n लिख लेते हैं। तो ये nrm हो गया। इसमें अगर हम 30 का लगाएंगे तो 1030, ओके, तो 1030 की वैल्यू हमारे पास ये और ये, क्योंकि बेस हमारे पास, इसके लिए बेस हमारे पास ये होगा और परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा। सिंपल सी बात है। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, m n अपॉन नीचे की वैल्यू ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू की nr समझ लीजिए। तो यानी कि nr जो समझ लीजिए, तो nr की वैल्यू इधर लेके गए, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी mn अपॉन 1030। और जिसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, nr इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू, अब 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये वैल्यू पड़ जाएगी, तो √mn हो जाएगी। तो यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास ये एक वैल्यू तो आ चुकी है। अब एक चीज और इसमें कही थी कि ये जो m है ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो वही वैल्यू ये भी होगी, ये भी वही वैल्यू होगी। तो यानी कि qn की भी वैल्यू यही होगी। ठीक है, qn की वैल्यू भी यही होगी। तो nr और qn दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि n जो है वो मिड पॉइंट है। n इज अ मिड पॉइंट, n यहाँ पर मिड पॉइंट है आपके पास। मिड पॉइंट मतलब बीच का बिंदु। ठीक है, तो मिड पॉइंट आ गया। अब इसके बाद में हमारे पास एक चीज हमने ड्रॉ करी है। अगर हम इस पूरे mn को इसके इक्वल राइट कर दें, यानी कि जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है उसके इक्वल राइट कर दें, तो हमारा क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे पहले एक और ट्राइंगल हम लेंगे। वो ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, जो हमारे पास ये 45 वाला है, जो हमारे पास ये 45 वाला ट्राइंगल है, ये और ट्राइंगल हम लेंगे। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर आप ध्यान से चेक करें तो इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल एक्चुअल में बना हुआ कैसे है वो देखिए। ये ट्राइंगल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए कैसे, ये जैसे Q और R है, ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को आपने अगर इधर की साइड न करके ऊपर ही कर दे तो ये हमारे पास ये पोल है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर P है और P से ये एंगल यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इस टाइप से हो जाएगी और इस टाइप से हो जाएगी, है ना। तो 45 की वैल्यू को हमें चेक करना है कि 45 की वैल्यू हमारे पास कैसे होगी। तो देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे करके कुछ ट्राइंगल ऐसे करके बनेगा। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा क्लियर और दिखाई देगा। ऐसा समझ बताना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, यहाँ पर है ये मिड पॉइंट, ऐसे लगा दीजिए। 90 ऐसे भी हो सकता है, तो 90 है, ये P हो गया और ये वैल्यू ये बन गई। तो इस टाइप से ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर 90 की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा ये 45 का होगा। तो ये आप E समझ लीजिए, यहाँ पर मिड पॉइंट को M माना था, ये M आ गया है। तो इस ट्राइंगल को कह रहे हैं हम PNM, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PNM,
PNM। PNM में आपके पास 1045, ओके 1045, तो 1045 के हिसाब से बेस अपॉन हाइट हो जाएगी। तो आपका बेस ये होगा और हाइट आपके पास ये होगी, तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, PN अपॉन MM। तो ये इधर चला जाएगा और 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि MN इज इक्वल टू PN आपके पास हो जाएगा। यानी कि ये जो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ करा है, ये जो एल्टीट्यूड, तो ठीक है ना। तो फिर ये एल्टीट्यूड आपके पास, ये वाली जो वैल्यू है PN, ये आपके पास एल्टीट्यूड है ना। तो ये एल्टीट्यूड हमारे इस के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो ये आपके पास एल्टीट्यूड है और ये आपके पास एल्टीट्यूड हुआ, ये वाला PN आपके पास एल्टीट्यूड इस वाले के इक्वल होगा जो हमारे पास टावर की हाइट, ठीक है। तो यानी कि ये भी हमारे पास एक तरीके से अगर देखा जाए तो MN की वैल्यू हमने H मान लेंगे, तो ये भी H ही हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम जो निकालेंगे वो देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ये और ये जरा ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल भी तो हमारा 90 का है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम करेंगे तो इन ट्राइंगल PNQ के अंदर, PNQ के अंदर ये 90 का ही है, ये वाला एंगल भी 90 का है। ये आपके पास H है जो ये आ गया, तो ये MN ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा MN। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है और ये वाली वैल्यू 200 हमें गिवन, ये वाली इधर की वैल्यू 200 और ये भी वैल्यू 200, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोस्केलर से। यहाँ पे गिवन है, देखो ये वाली वैल्यू PQ की और QR की वैल्यू 200 हमें गिवन है। तो ये वैल्यू 200 है हमारे पास, ये वाली वैल्यू MN है और ये वाली वैल्यू हमने अभी निकाल दी। तो देखिए इसका स्क्वायर MN का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा QN की जगह हम रख सकते हैं ये, तो √3 MN का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, और इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर यानी कि 200। अब इससे आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी MN और 3MN, तो यानी कि 4MN, तो 4MN स्क्वायर इज इक्वल टू 200 और MN स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड दीजिए, 4 5 20, तो 50, ओके। तो इस टाइप से आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर जरा सी गलती आपके पास क्या हो गई है कि 200 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 200 का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा ना, 40000। अब इसको 4 से डिवाइड दे दीजिए, तो MN की वैल्यू MN स्क्वायर की वैल्यू ये इसके फॉर्म में चल जाएगा, तो ये 1 इतनी 0। अब इसको अगर हम नॉर्मली दिखाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी MN इज इक्वल टू 100 मीटर। ये आपके पास मीटर की फॉर्म में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 मीटर। तो देखिए ये इसका आंसर आएगा और ये इसका आंसर ये है। अगर ये थोड़ा सा समझाने में और समझने में थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक से बताया गया है, दिया गया है, तो इसीलिए क्वेश्चन को करने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नई वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ वो आपके पास आती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे आपको देख के लगेंगे कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वही क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और ऐसे कहीं क्वेश्चन नहीं मैच मिलेंगे जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दूंगा, वो कहीं पे भी आपको मैच नहीं मिलेगा। तो चलिए, अगर वीडियो को आज यहीं के लिए रोकते हैं, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नई ट्रिक्स के साथ में। और अब आपको इसी चैनल पर एक और नए चैप्टर की ट्रिक्स स्टार्ट हो रही है, नए चैप्टर की ट्रिक्स स्टार्ट हो रही है। मैं अभी तक आपको इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की ट्रिक बता चुका हूँ। अब आपके पास नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है, नई चैप्टर की ट्रिक, तो उस ट्रिक को देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।